ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट लिखो आप। एक कॉपी अलग अभी नहीं बनाई तो कोई बात नहीं, किसी और कॉपी में आप लिख सकते हो पीछे की तरफ। तो पहली बात ये कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। टाइटल लिखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फिर लिखो उसकी डेफिनेशन। जो सबसे सिंपल एक डेफिनेशन है वो तो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट मींस, लिखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट मींस फाइनेंशियल मैनेजमेंट मींस मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस। आहा, वाह वाह, क्या डेफिनेशन है, मजा आ गया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मींस मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस। लिखो दैट मींस मैनेजमेंट ऑफ मनी, that means management of money. आपको लाइफ में हर उस चीज का मैनेजमेंट करना पड़ता है जो आपके पास हो। जैसे आपके पास टाइम है तो क्या करना पड़ता है, टाइम मैनेजमेंट। आपके पास फिलहाल पैसे नहीं है, मुझे पता है, इसलिए आपको मनी मैनेजमेंट तो नहीं करना पड़ता है। अगर आपके रिश्तेदार हो या आपने कुछ अपनी नई रिश्तेदारियां बना ली हो तो रिलेशनशिप का क्या करना पड़ता है, मैनेजमेंट। अगर आप एक फैक्ट्री चलाते हैं तो प्रोडक्शन का करना पड़ता है मैनेजमेंट। अगर आपको माल बेचने की जिम्मेदारी दे दी जाएगी, जाओ बेचो, तो आपको मार्केटिंग का क्या करना पड़ता है, मैनेजमेंट। अगर एक कंपनी में 5000 एम्प्लॉय हैं तो उसके ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर को ह्यूमन रिसोर्सेस का क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट। जो आपके पास है और अगर कम है तो उसका आपको अच्छा मैनेजमेंट करना पड़ता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की और एक डेफिनेशन भी हम लिखते हैं, ये तो बहुत ही जेनरिक होगी जो अभी हमने लिख ली, तो पैराग्राफ चेंज करो और लिखो और एक डेफिनेशन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मींस प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट मतलब कलेक्शन, financial management means procurement of funds. Procurement मतलब collection of funds and its effective utilization. and its effective utilization. तो अगर आप कल को किसी कंपनी के फाइनेंस मैनेजर बन जाए, रियल लाइफ में फाइनेंस मैनेजर से मतलब उस पोस्ट का जो प्रॉपरली डेजिग्नेशन होता है उसको बोलते हैं सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो आपका पता है काम क्या होगा, पैसा लाओ और उस पैसे को कहीं लगाओ। कोई पूछे व्हाट इज एफएम, बोले पैसा लाओ पैसा लगाओ, लाओ लगाओ, लाओ लगाओ, एफएम। बस लाओ ढंग से, ऐसी जगह से जहां सस्ता पैसा मिले, और लगाओ ऐसी जगह जहां ज्यादा रिटर्न मिले। लाओ उन लोगों से जिनको रिटर्न कम देना पड़े, लगाओ ऐसी जगह पर जहां रिटर्न ज्यादा कमा सको। दैट इज ऑल, दैट्स ऑल अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एक फाइनेंस मैनेजर को क्या करना है, सही ढंग से पैसा लाना है और सही ढंग से पैसा लगाना है, दैट्स इट। पर सर ऐसा करके हम अचीव क्या करना चाहते हैं, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखो हर सब्जेक्ट का एक ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे अकाउंट से डेबिट वार्ड कम्स इन, क्रेडिट वार्ड गोज आउट, लेजर बनाओ, प्राइमरी बुक्स बनाओ और पता नहीं क्या क्या, ट्रायल बैलेंस बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, पीएनएल बनाओ। हासिल क्या करना चाहते हो, करना क्या चाहते हो बताओ। अकाउंट्स का कोई टारगेट है, ऑब्जेक्टिव है, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, ओके। और कुछ, या कम ऑन डोंट हेजिटेट। बिजनेस की स्टेबिलिटी को चेक करना, फाइनेंशियल पोजीशन, दैट्स बैंग ऑन द पॉइंट। अल्टीमेटली पूरी अकाउंटिंग करके लास्ट में एक ही चीज मिलती है, आप कितना भगवान के दर्शन थोड़ी हो जाएंगे। सर मैंने अकाउंटिंग का महारत हासिल कर ली है, अब तो भगवान विष्णु देखेंगे, नहीं, बैलेंस शीट दिखेगी। अकाउंटिंग का पिनाकल सबसे टॉप पे जाकर के क्या बन सकता है, बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट से क्या मालूम पड़ता है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन। एक स्टेटमेंट और बनता है जिसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उससे मालूम पड़ती है हमको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस।
तो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? फाइनेंशियल पोजीशन पता करना और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में जानना। कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है टू कैलकुलेट कॉस्ट, टू कंट्रोल कॉस्ट एंड टू रिड्यूस कॉस्ट। हर सब्जेक्ट का अपना क्या होता है? एक ऑब्जेक्टिव। तो वैसे ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी क्या है? एक ऑब्जेक्टिव है। तो लिखो आप ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। प्रियांशी और वर्षा ने भी सही जवाब दिया है। हाँ, क्या लिखा आपने? ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब यहां पर ना दो डिफरेंट थ्योरीज हैं, एक्सपर्ट लोग डिवाइडेड हैं, एक सिंगल ओपिनियन नहीं है। तो आप लिखें पॉइंट नंबर 1 इसके अंदर, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पॉइंट नंबर 1, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी। और पॉइंट नंबर 2 आप लिखेंगे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन थ्योरी। profit maximization theory and the wealth maximization theory. चलो फिर टाइटल लिखो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी। हम पहले उसको पढ़ते हैं, पहले हम पढ़ते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी। जस्ट अ सेकेंड। इसके अंदर आप लिखें इट सेज दैट a finance manager should take every decision. A finance manager should take every decision in such a manner which maximizes in such a manner which maximizes profit. कोई भी डिसीजन लेना हो तो आपके दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए कि भाई मैं डिसीजन ऐसा लूं जिसकी वजह से मेरी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ जाए। तो आपके पास में दो चॉइसेस आ गई कि भाई आप कोई फूड प्रोडक्ट बनाते हो और कोई भी प्रोडक्ट आप बनाते हो और उसमें आपको रॉ मटेरियल खरीदना है और एक तो बेस्ट क्वालिटी का रॉ मटेरियल है वो खरीद लो, पर वो बहुत महंगा आएगा, उससे प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। दूसरा कोई सस्ता सुंदर घटिया टिकाऊ सा रॉ मटेरियल खरीद लो और वो बहुत आधे प्राइस पे आ जाएगा, हालांकि उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो दिखने में कंज्यूम करने में तो अच्छा होगा बट लॉन्ग टर्म में लोग बीमार हो जाएंगे उससे। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी तो क्या बोल रही है? प्रॉफिट बढ़ाओ, चाहे जैसे बढ़ता है, लेकिन हमको क्या करना चाहिए? प्रॉफिट को बढ़ा देना चाहिए। नाउ दैट साउंड्स वेरी मीन। ऐसा लगता है कि ये तो हम अपने ही बारे में सोच रहे हैं, किसी और के बारे में तो कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं। इसलिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी को बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज करा कि दिस शुड नॉट बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंस मैनेजर, कि वो इस चीज को ध्यान में रख करके और सारे डिसीजन ले। एफएम पूरा सब्जेक्ट डिसीजन मेकिंग का सब्जेक्ट है।
अकाउंट्स में तो क्या होता है, बैलेंस शीट टैली होगी, वाह भाई साहब मजा आ गया, सब सेट हो गया। एफएम में ऐसा नहीं होता, आपको एक सिचुएशन दी होती है, उसको आप सॉल्व करते हो, उससे एक आंसर कैलकुलेट करते हो, एंड देन यू गिव योर वर्डिक्ट, देन यू गिव योर डिसीजन कि हाँ मुझे ये बिजनेस करना चाहिए या ये बिजनेस नहीं करना चाहिए, या फंड डिवेंचर से लाना चाहिए ना कि इक्विटी शेयर से लाना चाहिए, या वर्किंग कैपिटल में 5 लाख रुपए लगाने चाहिए ना कि 10 लाख रुपए। सॉरी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। पूरे एफएम में मोस्ट ऑफ द टाइम आप एक आंसर कैलकुलेट करने के बाद एक डिसीजन भी लेते हैं। इस थ्योरी को बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया, तो आप लिखें दिस थ्योरी इज क्रिटिसाइज्ड on the following grounds. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया अलग अलग बेसिस पर, अलग अलग ग्राउंड्स पर। कौन से ग्राउंड्स पर क्रिटिसाइज किया गया? सबसे पहला बोला द वर्ड प्रॉफिट is not defined. बोल रहे हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइज करो, किसी ने पूछा प्रॉफिट क्या, तो प्रॉफिट प्रॉफिट वही वही सेल में से खर्चे घटा दो तो प्रॉफिट आ जाता है ना। अरे नहीं, बोले भाई साहब एक प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है, एक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है। अच्छा, एक इकोनॉमिस्ट का प्रॉफिट होता है, एक अकाउंटेंट का प्रॉफिट होता है, दोनों अलग अलग है। एक लॉन्ग टर्म प्रॉफिट होता है, एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट होता है। तुम बता नहीं रहे हो यार कौन सा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। अरे बोले क्या, कौन सा क्या मैक्सिमाइज करना है, सब बढ़ाओ, सारे बढ़ाओ। अरे बोले भाई साहब ऐसा नहीं होता है, इसमें लॉन्ग टर्म प्रॉफिट और शॉर्ट टर्म प्रॉफिट तो इनवर्सली रिलेटेड है। अगर लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कमाना है तो शॉर्ट टर्म में लॉस करना पड़ता है, और शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमाओगे तो शायद लॉन्ग टर्म में लॉस हो जाएगा। अरे जितने बड़े बड़े स्टार्टअप्स यहाँ पे आप देखते हो वो क्या करते हैं, शुरू में सब फ्री देते हैं, फ्री, एक के साथ एक, 50% डिस्काउंट, फ्री डिलीवरी, नो चार्जेस, डिस्काउंट कूपन, ऑफर। सर ये कैसे करते हैं? अरे क्या हुआ, मुझे एक बार एक होटल का रूम बुक करना था, आई वॉज ट्रेवलिंग फॉर प्रोफेशनल पर्पसेस, तो मैंने सर्च करा है ना, मेक माई ट्रिप, ईज माई ट्रिप, 50 साइट्स हैं। जैसे आप सर्च करा तो सारी साइट्स के नाम आ गए, इसके ऊपर बुक कर लो। तो वहां पे रूम का प्राइस जो आ रहा है वो 15,000 रुपए आ रहा है। मैंने कहा ओके, इससे अच्छा तो मैं होटल से बुक कर लूंगा, वहां सस्ता पड़ेगा। मैं होटल की वेबसाइट पे गया, वहां से उनका फोन नंबर निकाला, उनको फोन लगाया, वो बोलते हैं 18,000 रुपए। मैंने बोला यार तुम 18,000 में तुमसे डायरेक्ट ले रहा हूं, तुमको किसी को कमीशन भी नहीं देना पड़ेगा, तो तुम 18,000 बोल रहे हो, और वो लोग को तुमको कमीशन देना पड़ेगा, उसके बावजूद वो 15,000 में कैसे दे पा रहे हैं? फिर बोले सर वो उनकी जाने, हमारा यही प्राइस है, वो उनका पर्सनल लॉस उठा रहे हैं, अपनी तरफ से डिस्काउंट दे रहे हैं, हमको तो वो पूरे पैसे देंगे। माय गॉड। तो आप क्या कर रहे हो, बजट ही आपका क्या बना है, फर्स्ट ईयर लॉस होगा 200 करोड़, सेकंड ईयर हम डुबा देंगे 100 करोड़, थर्ड ईयर 50 करोड़, फोर्थ ईयर 20 करोड़, फिफ्थ ईयर ब्रेक इवन, 6 साल से प्रॉफिट कमाएंगे। बोले इतने पैसे लाओगे कहां से? अरे बोले हम शार्क टैंक से लाएंगे ना, वो पैसे लाएंगे, बहुत सारे इन्वेस्टर है, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, एंजल फाइनेंसर हैं, उसको बोलते हैं वो लोग कैश बर्न करना, मतलब हिंदी में अनुवाद करूं तो आग लगा देना पैसों में। वो पैसा लाते हैं और फूंक देते हैं बिजनेस में, फिर लाए फिर फूंक दिए। ब्लिंकिट आपको 10 मिनट में डिलीवरी दे रहा है, कम प्राइस पे दे रहा है, बेटर क्वालिटी दे रहा है कई चीजों की, सुपीरियर। सर वो कैसे प्रॉफिट कमाएंगे? नहीं, कमाना ही नहीं चाहते, उनका तो ऑब्जेक्टिव है लॉस करना। प्रॉफिट आ गया तो मैनेजर लप्पड़ मार देगा, क्या है ये प्रॉफिट क्यों आया, लॉस करो। क्योंकि शॉर्ट टर्म में लॉस करोगे ना, तभी तो जाकर के लॉन्ग टर्म में क्या होगा, प्रॉफिट। शॉर्ट टर्म में ऐसी सर्विस दो, ऐसी प्राइस पे दो, ऐसी क्वालिटी दो कि सारी किराना दुकान पे ताला लग जाए, फिर उसके बाद हम शहंशाह, फिर हम महंगे प्राइस पे बेचेंगे और पैसा कमाएंगे। ये थ्योरी प्रॉफिट वर्ड को ही डिफाइन नहीं करती, इसलिए ये अच्छी थ्योरी नहीं है। सर अच्छी तो मत पढ़ाओ ना, अच्छी नहीं है तो छोड़ दो, फिर एग्जाम में पूछ लेंगे
कि व्हाट आर द टू थ्योरीज, एग्जाम में थ्योरी में पूछ लेंगे कि प्रॉफिट थ्योरी को किन बेसिस पर क्रिटिसाइज किया जाता है। दूसरा, इट डज नॉट कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा था ना फाउंडेशन में। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला भी पढ़ा होगा आपने। बिल्कुल सही प्रियांश। कई सारे बड़े बड़े स्टार्टअप, अरे इन स्टार्टअप की महिमा ही अलग है। लॉस जितना ज्यादा, शेयर का भाव उतना ज्यादा। कुछ अलग ही खेल चल रहा है यहाँ पे। हायर द लॉस, हायर द प्राइस ऑफ द शेयर, हायर द वैल्यू ऑफ द कंपनी। यूनिकॉर्न बने बैठे हैं। यूनिकॉर्न सुना आप लोगों ने कभी? हाँ, कौन बोला? सही बोला। हाँ, यूनिकॉर्न का मतलब जिस कंपनी के शेयर का वैल्यूएशन $1 बिलियन पर आ जाए। $1 बिलियन इज लाइक 8,500 करोड़ रुपए। हाँ, मतलब चेक कर लो उसकी प्राइस, तो उसमें मालूम पड़ जाएगा। यूनिकॉर्न, कुछ तो डेकाकॉर्न है, $10 बिलियन जिनका वैल्यूएशन चला गया। कितना? $10 बिलियन, उसको डेकाकॉर्न कहते हैं वो लोग। तो अब यूनिकॉर्न, और पूछे उनसे कि भाई ये 10,000 करोड़ का वैल्यूएशन है, प्रॉफिट कितना कमाते हैं? बोले वो तो 3,000 करोड़ का लॉस करा है हमने। भाई साहब क्या खेल चल रहा है, ये अलग ही तरह की चीज है। ओके, इट डज नॉट कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मान लो कि मैं आपको बोलूं कि आप 5,000 रुपए आज कमा लो, वर्सेस दूसरी अपॉर्चुनिटी है कि 5,100 रुपए। इतनी हिंदी आती ना? 5,100 कि 5,100 बोलना पड़ेगा? आती ना हिंदी गिनती थोड़ी बहुत? तो 5,100 रुपए 5 साल बाद कमा लेना। लॉजिकली आपको क्या लगता है, 5,000 आज कमाना बेटर है या 5,100 रुपए 5 साल बाद कमाना बेटर है? दो में से एक चूज करो। कम ऑन क्विक। 5,000 आज कमाना बेटर है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात सेम है? नहीं, बिल्कुल सेम नहीं है। 5,000 पे 10% ब्याज चढ़ाओगे तो एक साल में 5,500 हो जाएगा, और 5 साल में तो वो 8-9 हजार रुपए हो जाएगा, राइट? तो व्हाट डज इट मीन कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को अकाउंट, भाई ये प्रॉफिट तो अकाउंटिंग टर्म है, और अकाउंट्स में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को क्या करते हैं? पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। तो आप सिर्फ प्रॉफिट देखोगे और ये नहीं देखोगे कौन से पॉइंट ऑफ टाइम पे आ रहा है, तो डिसीजन क्या हो सकते हैं आपके? गलत हो सकते हैं। चलो मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं। आप मेरे पास जॉब करने आए और मैंने आपको बोला कि भाई मैं आपको 20,000 रुपए महीना सैलरी दूंगा, या तो आप अभी हर महीने ले लो या 1 साल बाद 20-20 हजार लेना। अभी तो साल भर काम करो, फिर पैसे दूंगा, 200-200 रुपए एक्स्ट्रा दे दूंगा। चलेगा? हाँ या ना? 1 महीने काम करो, या तो 20,000 आज ले लो या अगले साल 20,200 रुपए ले लेना। कोई कैलकुलेशन मत करो, आपको एक कॉमन सेंस से सोच करके जवाब दो। चलेगा क्या? 1 साल के लिए 200 रुपए सर, वो तो 20,200 तो बड़े होते हैं 20,000 से, तो प्रॉफिट वहां ज्यादा है, उसको एक्सेप्ट कर लो। आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करना चाहोगे, ये थ्योरी उसको कंसिडर नहीं करती है, हेंस इट इज नॉट अ गुड थ्योरी। तीसरा, चलो मैं आपको 2 ऑफर्स देता हूं। ये जो टेबल है ना जिस पे आपकी कॉपी रखी है, इसके ऊपर चढ़ जाओ, खड़े हो जाओ और कूद जाओ फर्श पर। 500 रुपए दूंगा। रुको 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 रुको, वो बच्चा चढ़ के कूदी क्या मालूम पड़ा? हाँ हाँ, मेरे एग्जाम्पल देने में 500 चले जाएंगे मेरे। एक मैं क्लास में एग्जाम्पल दे रहा था, बच्चा चीते में चढ़ के कूदी गया, 2 बार कूद गया सर, 1,000 रुपए। अभी पूरा ऑफर तो सुनो आप, पूरा ऑफर सुनो। दूसरा ऑफर है, ये 6 मंजिला बिल्डिंग है, 6ठे नंबर की बिल्डिंग मंजिल पे जाओ, टॉप फ्लोर पे, वहां से नीचे ग्राउंड फ्लोर पे दौड़ के लगाओ और कूद जाओ। 600 रुपए, 600, 600, कम ऑन। नहीं नहीं, मैं आपको पहुंचा दूंगा वहां, डोंट वरी, डोंट वरी। वो तो ऐसा गर्ल्स हॉस्टल में से नहीं जाना पड़ेगा, एक है रास्ता दूसरा भी, वो मैं, मेरी गारंटी है। आप तो आप कूदने की हाँ करो यार, आप तो बस अब भी लगाए। वो पड़ोस वाला 700 देने को तैयार है, आप कूदो तो सही। बताओ, बोले 5,000 तक लगा दिया, अगले ने बोले तू कूद तो सही, वीडियो बनाएंगे वही वायरल हो जाएगा। तो बोलो, ऑनलाइन वाले जवाब दो। 500 लोगे, 600 लोगे? हद हो गई यार, तुमको दिखता नहीं 600 रुपए ज्यादा है?
पर उसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। यही तो प्रॉब्लम है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी की। वो बोल रही प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, अरे पर उस प्रॉफिट के चक्कर में रिस्क बढ़ गई तो आपका डिसीजन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो लिखो आप अगला पॉइंट, इट डज नॉट कंसिडर रिस्क। अरे मैं आपको 2 जॉब ऑफर दे देता हूं कि आप तो अभी तो पार्ट टाइम फ्री हो, आप जब तक रिजल्ट आ रहा है तो आप 5 घंटे मेरे पास रोज काम करो, 6 days a वीक, और 90 घंटे नहीं कराऊंगा। तो आप रोज काम करो और मैं आपको मंथ एंड पे 20,000 रुपए दूंगा, ठीक है? अरे फिर सुनो, दूसरा ऑफर नहीं सुनते हर एक तो आप। दूसरा, एक मेरे परिचित हैं, उनको भी एक स्टाफ की जरूरत है और थोड़ा इंटरनेशनल ट्रेवल भी है उसमें इन्वॉल्व। तो इंटरनेशनल ट्रेवल है, वो बिजनेस क्लास के फ्लाइट की टिकट बुक करवा के देंगे आपको, 5 स्टार होटल में रुकवाएंगे और महीने में 2-3 बार ट्रेवल करना है और 5 लाख रुपए देंगे आपको वो। बस वो जाते टाइम एक पैकेट लेके जाना है और आते टाइम एक दूसरा पैकेट लेकर के आना है। ज्यादा कुछ नहीं, 5 लाख रुपए एक महीने का मिलेगा, बिजनेस क्लास 5 स्टार होटल। क्या कहते हो, 5 लाख कमाओगे? वो पकड़े गए तो फिर वो रोटी कपड़ा मकान जीवन भर का फ्री। तो भाइयों, रिस्क कंसिडर करना जरूरी है। बिना रिस्क के अगर आप डिसीजन लेंगे तो डिसीजन क्या हो जाएंगे? गलत। उनका नंबर भैया का मैं देता हूं, 100। अरे पुलिस वाले की सबसे ज्यादा बदमाशी कर रहे हैं। अब इसके बाद में एक पॉइंट और आता है, क्या आपने एक नाम सुना है जॉनसन बेबी पाउडर या जॉनसन एंड जॉनसन? नाम सुना है? जॉनसन एंड जॉनसन अमेरिका की कंपनी है, टेल्कम पाउडर्स बनाती है। पाउडर पाउडर जो अपन चेहरे पे बॉडी पे लगाते हैं, टेल्कम पाउडर। टेल्कम पाउडर का द बेसिक इंग्रेडिएंट इज टेल्कम। टेल्कम नाम का एक मतलब रॉ चट्टाने जैसी निकलती है जिसको पीस करके वो पाउडर बनता है, माइंस में से निकलता है, तो माइनिंग होती है। तो जॉनसन ने बहुत सारी माइंस अक्वायर कर ली, माइनिंग राइट्स उसके लिए लिए। अब मालूम पड़ा आपने माइंस में काम करना शुरू करा और खुदाई करी और गड्ढे में गए और आपने बोला कि चलो भाई ये चट्टान निकली, इसको पीसो। और मालूम पड़ा यार, अब देखो कोई भी प्योर फॉर्म में थोड़ी निकलती चीजें कि आप गोल्ड माइन खोद रहे हो तो अंदर से गोल्ड की चट्टानें निकल रही है, ऐसा नहीं होता है। वो तो धूल निकलती है वहां से, डस्ट। उस डस्ट को प्रोसेस करके उसमें से गोल्ड सेग्रीगेट कर लेते हैं। दिस इज हाउ इट इज। ऐसा नहीं है कि खोदो तो अंदर हो रहे भैया बड़ी चट्टान मिल गई, ऐसा नहीं होता है। तो अभी आपने वो निकाला तो साथ में इंप्योरिटीज तो आती है। उन्होंने बोला ठीक है इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, पर बोले यार इसमें एक केमिकल ऐसा आ रहा है जो कि एक्सट्रैक्ट करके अलग नहीं हो सकता, वो तो इसका पार्ट ही रहेगा और उससे स्किन कैंसर हो सकता है, क्योंकि जितना होना चाहिए एक लिमिट उससे ज्यादा ही है। तो बोले फिर क्या, ये 50,000 करोड़ रुपए की माइन क्या बंद कर दें? फिर क्या हम दूसरी माइन लें, फिर वहां से अच्छी क्वालिटी का निकालो है, यही ले। चेक करने आएगा उसको पैसे दे देंगे कि सब बढ़िया है, वो रिपोर्ट बना देगा। और उन्होंने ऐसा किया कई साल, और कुछ लोगों को वाकई कैंसर हुआ और उन्होंने फिर लॉ सूट्स भी फाइल कर दिए। तो आपको लगता है कि बिजनेसमैन को ऐसा करना चाहिए? क्या बिजनेसमैन की कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी बिजनेसमैन की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंसिडर नहीं करती। इट डज नॉट कंसिडर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। क्या होता है, आप प्रॉफिट कमा भी लेना तो फिर कहीं ना कहीं जाके तो फंसते ही हैं आप। हॉर्लिक्स पियो, बच्चों की हाइट बढ़ेगी। अरे हाइट नहीं बढ़ेगी, डायबिटिक हो जाएंगे, वो शक्कर घोली पड़ी है उसके अंदर। सब झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल बोल करके अपना माल बेच रहे हैं। क्या पता क्या खिला रहे हैं हमको, क्या पता क्या कर रहे हैं हमारे साथ में। सो मैगी खाओ तो ऐसा लगता है कि हा 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 मजा आ गया। उसके अंदर MSG डला हुआ है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जो कि ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लंग्स के लिए बहुत ही डैमेजिंग है।
बट वो अपने ऐड में तो उस बात को दिखाएंगे नहीं, क्योंकि उनका तो प्रॉफिट, वही तो टेस्ट मेकर है, उसी को खाने से तो लत लगती है, उसी की तो बार बार क्रेविंग होती है कि इसको खाना चाहिए। तो बिजनेसमैन की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो ऐसा नहीं है कि वो एकदम भयंकर ही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो बिजनेस नहीं करे, बट एथिकली तो करना चाहिए ना यार बिजनेस, कम से कम कैसे करना चाहिए, एथिकली। ये उस चीज को कंसिडर नहीं कर रही प्रॉफिट थ्योरी, इसीलिए दिस इज नॉट अ गुड थ्योरी। अब सुनो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाम का सब्जेक्ट का स्कोप बहुत ब्रॉड है। एक छोटा सा इंडिविजुअल एम्प्लॉय जो अपने भैया पार्किंग मैनेज करवा रहे हैं वहां तक, उस छोटे लेवल से लेकर के एक $3 ट्रिलियन की वैल्यू वाली इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी तक, इतने छोटे से लेके इतने बड़े तक हर व्यक्ति को फाइनेंस मैनेज करना पड़ता है। आप बोलो कि भाई मैं तो सब मोह माया छोड़ करके और साधु संत बन गया और मैं प्रवचन दूंगा और लोगों को मोक्ष प्राप्त करवाऊंगा, भयंकर फाइनेंशियल मैनेजमेंट लगता है। क्योंकि किन्हीं बड़े प्रवचनकार को अगर आपके शहर में बुलाना है तो 10-20 करोड़ का बजट नहीं हो तब तक वो आते ही नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन ही ये होता है, 20 करोड़ है साहब, इंदौर में आके प्रवचन दीजिए ना। बोले 20 करोड़ है तुम्हारे पास? प्रवचन पैसे की क्या जरूरत है? बोले नहीं, पंडाल लगेगा, वो फ्री में थोड़ी लगेगा। इतने लोगों को मुफ्त भोजन करवाया जाएगा, इतने लोगों की ट्रेवलिंग होगी, हमारे साथ इतने लोग आएंगे, व्यवस्था होगी, 5 करोड़ रुपए लग जाएंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो अनअवॉइडेबल है। अगर आप प्लेनेट अर्थ पे हैं तो आप कुछ भी हो, आपको पैसा लेना भी पड़ेगा और पैसा देना भी पड़ेगा, और जिसके पास पैसा आता है और जाता है उसी को मैनेज करने का नाम तो एफएम है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मींस प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड इट्स इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसको एफएम टच ना करे। आपका प्रॉफिट मोटिव नहीं है तो भी बिना एफएम के आपका धंधा चल ही नहीं सकता। आईसीएआई, क्या उनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना है? डिविडेंड बांट रहे हैं, वो शेयर खरीद रखे हैं, लोगों ने भाव बढ़ रहे हैं शेयर के? नहीं। आईसीआई का मोटो तो है ये अशु सुप्तेषु जागृति। अरे वो एक वल्चर बैठा है ना आईसीआई के लोगों में, गरुड़ बैठा है एक, और ऐसा सेमी सर्कल में लिखा है ये एशु सुप्तेषु जागृति। पुराण से लिया गया वो, ये ज्ञान के अंधकार में सोए हुए को ज्ञान के प्रकाश से जगाता है, समथिंग लाइक दैट। दैट्स द मोटिव, कि आपको एजुकेट करना, वो उनका मोटिव है। प्रॉफिट कमाना मोटिव नहीं है। पर द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की मार्केट वैल्यू निकालो तो कई हजारों करोड़ में आएगी। देश भर के कई शहरों में लैंड एंड बिल्डिंग है उनके पास, ह्यूज अमाउंट की एफडी है, और हर साल आप लोग पैसे कंट्रीब्यूट करते हो, मैं कंट्रीब्यूट करता हूं हर साल। मेंबरशिप फीस, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस फीस, आप देते हो एग्जामिनेशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, करोड़ों, हंड्रेड्स ऑफ करोड़ का हर साल इनफ्लो है। प्रॉफिट तो मोटिव ही नहीं है, पर इतना पैसा आता है और जाता है तो मैनेज तो करना पड़ेगा। तो एफएम के कॉन्सेप्ट तो उनको भी लगाने पड़ेंगे। उनको बोले सुनो तुम एफएम यूज कर रहे हो? बोले हाँ। बोले तुम्हारा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, चलो पेपर टफ सेट करो और बच्चे फेल हो जाए, अगली बार फिर एग्जाम फीस देंगे। मोर प्रॉफिट नहीं, ऐसा थोड़ी होना चाहिए। हाँ, तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो फिर इसीलिए इट इज नॉट। अरे देश का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो निर्मला ताई कर रही है, वो भी एफएम ही तो है, फाइनेंस मैनेजर। पिछले 8 साल में उन्होंने जितनी गालियां सुनी है, कल लोगों ने कम दी है। कल क्या हुआ पता है ना? बजट आया, टैक्स की स्लैब बढ़ा दी, लोगों का टैक्स बर्डन थोड़ा कम हो गया। नहीं तो वो तो चूसने में लगी हुई थी कि निचोड़ डालो सबको जबरदस्त तरह से। कितने का बजट? 50 लाख करोड़ रुपए का। वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोई लेवल कि 50 लाख करोड़ रुपए एक साल में आएंगे और 50 लाख करोड़ रुपए एक साल में जाएंगे। इस लेवल का मैनेजमेंट है। क्या गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना है? बिल्कुल नहीं। एक्चुअली आएंगे तो 35 लाख करोड़ ही टैक्सेस से, और खर्च कर देंगे 50 लाख करोड़। 15 लाख करोड़ की तो फिस्कल डेफिसिट है, उसी के लिए तो फिर वो क्या करेंगे? बोरो। पर उनके लिए तो ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रॉफिट कमाना है ही नहीं, पर उनको फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो बड़ा जम के यूज करना पड़ता है। तो इट इज नॉट सूटेबल
to the not for profit organizations. नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज एन ऑब्जेक्टिव सूट नहीं करता, सॉरी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एफएम सूट नहीं करता. बड़ा मजा आया, खूब बुराइयां करी हमने इसकी. दो लोग मिलकर तीसरे की बुराई करो, उसमें जो मजा आता है वो और किसी चीज में नहीं है. पर सर ये थ्योरी इतनी खराब है तो फिर अच्छा क्या है? वो नाम लिख लिया आपने ऑलरेडी. क्या नाम है उसका? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अलावा ऑल्टरनेटिव थ्योरी क्या है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन थ्योरी. उसके बारे में फिर हम लोग कल डिस्कशन करेंगे. इन जनरल आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो आप, नॉट रिलेटेड टू नेसेसरीली सब्जेक्ट, कुछ भी. हाँ, गुड क्वेश्चन कि आप कभी फेल हुए हो. हाँ, काफी समय पे मैं फेल हुआ हूं. या फेल्यूर सिर्फ अलग अलग तरह का होता है. 11th क्लास में मैंने 60% स्कोर किया था, एमपी बोर्ड, वो भी मतलब सीबीएसई का तो 85 मानो उसको. फिर तो 11th क्लास में 60% स्कोर किया था, वो भी चीटिंग करने के बाद. चीटिंग ऐसे नहीं आगे वाली कॉपी में से देखा, पेज फाड़ के चिट बना के मोजे में फंसा के ले जाने के बाद. फाउंडेशन का फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने छोड़ दिया था क्योंकि बीकॉम की एग्जाम भी उसी टाइम पढ़ रही थी. मैंने बोला बीकॉम में पास होने की गारंटी है, फाउंडेशन का तो क्या है, बाद में देख लेंगे. इंटरमीडिएट का पहले मैंने सेकंड ग्रुप पास किया, फिर फर्स्ट ग्रुप पास किया. फाइनल का फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने छोड़ दिया था कि यार मजा नहीं आ रहा है. सेकंड अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप दिया, फिर पास किया. तो बहुत सारे ऐसे मल्टीपल फेल्यूर है. सीए बनने के बाद भी रोज फेल्यूर आते हैं. फेल्यूर सिर्फ एग्जाम में थोड़ी आते हैं, लाइफ में भी आते हैं कि आपने किसी चीज के लिए तन मन धन से प्रयास कर लिया बट कुछ हो ही नहीं पाया उसमें. आज भी आते हैं फेल्यूर. तो लाइफ टाइम प्रोसेस है. जब तक आप जिंदा हो तब तक आपको काम करना है और यदा कदा फेल्यूर्स आते रहेंगे. सीए करने के बाद सीएफए करने का एक्सपीरियंस कैसा था? तो क्या हुआ कि व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग सीएफए तो मेरे एक फ्रेंड ने मना कर दिया. बोले क्या करेगा तू, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तू क्लास में वेल सेटल्ड है. सीएफए तो वो करते हैं जिनको नौकरी करनी हो, तेने तो नौकरी करनी भी नहीं है. मैंने बोला नहीं यार, मैं तो पढ़ूंगा. एंड इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. मतलब जैसे आप लोग कितनी प्लानिंग करते हो एग्जाम में क्या आएगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या करेंगे, जीरो प्लानिंग. मुझे तो ये भी रजिस्ट्रेशन कराने के बाद मालूम पड़ा कि बुक्स वो लोग नहीं देते, अलग खरीदनी पड़ती, वो बहुत महंगी आती है. समहाउ फोटोकॉपी अरेंज करी. बाद में मुझे मालूम पड़ा कि ऑर्डिनरी कैलकुलेटर अलाउड नहीं है. अमेरिका का एक कैलकुलेटर है वो इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, सिर्फ वही अलाउड है. मतलब जीरो प्लानिंग. पर इट इज सच एन अमेजिंग कोर्स. फाइनेंस का स्पेशलाइजेशन है, बहुत सीखने को मिला उसमें. क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा आया एंड इट वाज फैंटास्टिक कि आपको दिन भर पढ़ाना भी है, ऑफिस भी जाना है, फैमिली को भी मैनेज करना है और उसके बाद फिर पढ़ना है और फिर एग्जाम को पास करना है. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो. काफी अच्छी क्लैरिटी आई उससे. पढ़ते रहना चाहिए कुछ, वैसे भी पढ़ो बिना एग्जाम के भी. आई रीड न्यूज़पेपर डेली. रोज मेरे घर पे 3-4 न्यूज़पेपर आते हैं. एक बिजनेस स्टैंडर्ड आता है, एक इकोनॉमिक टाइम्स आता है, दैनिक भास्कर आता है, द हिंदू आता है. तो उसमें से 2 न्यूज़पेपर कोई ना कोई मैं आधा घंटा, 20 मिनट, 15 मिनट आई रीड इट. तो पढ़ते रहने का तो बहुत फायदा है आपको, क्योंकि आपका तो जो मैंने सीख रहा था वो तो सब ऑब्सोलेट हो गई चीजें. अगर मैं उसके बाद लगातार ना पढ़ूं तो मैं भी ऑब्सोलेट हो जाऊं. तो सर एक बार सीए कर लेना, फिर तो किताब को आग लगा दूंगा मैं. पढ़ते रहना पड़ेगा. बट हाँ, एग्जाम्स नहीं होगी, वो अच्छी बात है. नहीं, सीएफए में पासिंग परसेंटेज ज्यादा है क्योंकि उसकी फीस इतनी ज्यादा है. एक बार फेल हो जाओ तो कुछ $1,000-1,200 लग जाते हैं, लाख रुपए. तो लोग सोच समझ के एग्जाम स्लॉट बुक करते हैं कि यार फेल होगा तो फिर लाख रुपए लग जाएंगे.
है ना, तो इसलिए सोच समझ के लोग स्लॉट बुक करते हैं। और दूसरा, कंपैरेटिवली उसको पास करना इतना मुश्किल नहीं है, बट प्रोसेस बहुत अच्छी है। नहीं देखो, सीएफए जो कोर्स है ना, वो सर्टिफिकेशन पावर नहीं देता है कि आपने साइन कर दिया एज ए सीएफए तो अब सारी दुनिया मानेगी। सीएफए कोर्स आपको नॉलेज देता है कि यार आपको इतना बढ़िया काम आता है कि आप आओ और हमारी कंपनी के लिए काम करो। सर्टिफिकेशन पावर नहीं है। और इसीलिए वो अक्रॉस द ग्लोब फाइनेंस के, ये जो आप एफएम पढ़ रहे हो ना, ऑस्ट्रेलिया के बच्चों को भी यही पढ़ाया जाता है और अमेरिका को भी यही पढ़ाया जाता है। पाकिस्तान में अगर पढ़ाया जाता होगा तो यही पढ़ाया जाता होगा, वो बम बनाना सिखाते होंगे। बट ये अक्रॉस द ग्लोब सेम है। लेकिन जैसे आप लॉ पढ़ते हो ना, तो वो इंडिया का अलग है और फिर अमेरिका का अलग है। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इंडिया का अलग है, अमेरिका का अलग है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे अलग है, उनके अलग है। इसलिए फिर वो लिमिट बांध देते हैं पॉलिटिकल बाउंड्री की, इसके बाहर फिर आपकी रिकॉग्निशन तो है कि हाँ हाँ तू सीए है, पर तू साइन नहीं कर सकता एज ए सीए। फिर इट्स लाइक दैट। नहीं नहीं नहीं, है स्कोप है, बट सर्टिफिकेशन पावर नहीं है। आप साइन नहीं कर सकते। आप सीए हो, अच्छा मतलब तुम है तो बहुत पढ़ा लिखा, चला जा काम कर ले, बट साइन नहीं कर पाएगा। इट्स लाइक दैट। तो लोग क्या करते हैं फिर, जैसे अमेरिका जाके सेटल होते हैं ना, तो वहां का सीए कर लेते हैं, सीपीए कहते हैं जिसको। तो इंडिया का सीए जब वहां सीपीए करने जाता है तो उसको कुछ पेपर एग्जाम कर देते हैं कि यार कितना तेरे को आता ही है, ये छोड़, खाली एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पढ़ ले। वहीं पे जाके आप उसकी एग्जाम देते हो, सीपीए कर लेते हो, फिर वहां नौकरी कर सकते हो आप। पीपल डू इट लाइक दैट। बस, और कुछ सवाल जवाब? हाँ। अरे यार जा ही रहते फिर उतना बड़ा। हाँ हाँ, बस बजट हमेशा लॉस में आता है, तो कवर कैसा था, कोई बताओ आप में से? बोरोइंग से। पर अब वो सर, वो बोरोइंग तो इतनी बोरोइंग करेंगे हम तो, मतलब हम तो डेट के बर्डन में ही मर जाएंगे। अच्छी बात ये है कि फिस्कल डेफिसिट 15 लाख करोड़ है, बट जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो बहुत कम है। मैं आपको डिफरेंस आपको पता होगा, फिर भी क्विकली बताता हूं कि मैंने लोगों से टैक्स कलेक्ट करा और खर्च कर दिया कि सरकारी हॉस्पिटल पे, सरकारी स्कूल पे खर्च हो गया, बात खत्म हो गई। इसमें जो डेफिसिट आता है वो रेवेन्यू डेफिसिट कहलाता है, वो बहुत कम है। लेकिन मैंने लोगों से टैक्स कलेक्ट करा और उससे ब्रिजेस बना दिए, रोड्स बना दी, बिल्डिंग्स बना दिए, डैम बना दिए। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो जो लोन लिया उसके सामने एक असेट भी बन गई है, इसलिए वो लोन उतना बुरा नहीं है। और वैसे भी अपना डेट एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी राउंड अबाउट 52% है, कि अपनी जितनी जीडीपी है उसका 50% इकट्ठा हुआ लोन है आज तक का। जैसे अमेरिका में आप जाओगे तो 110 120% डेट है एज कंपेयर टू जीडीपी। अपना वो फिर भी ठीक है, पर जिस तरह से लाडली बहना योजनाएं चल रही है, वो स्टेट लेवल पर कंगाल कर देंगे अपने को, वो बहुत बुरा हो रहा है। क्योंकि वो तो कर्ज ले रहे हैं और कर्ज लेकर के फ्री में बांट दे रहे हैं, वो चीज बुरी है। उसका आपको विरोध करना चाहिए एज ए वोटर। एमपी की तो हालत खराब है। एमपी की इतनी हालत खराब है कि इंदौर नगर निगम के पास फूटी कौड़ी नहीं है, तो वो तरह तरह से पैसा वसूल रहे हैं। अभी दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट हुआ था, तो उठा के उन्होंने उसको नोटिस दे दिया कि तुमने जीएसटी दिया तो दिया, 15% हमारा लोकल टैक्स दो। अरे बोले कहां लिखा है ये? आई नो जिनको नोटिस गया है वो बड़े लोग हैं सब, उन्होंने मेरे पास इंक्वायरी के लिए भेजा कि इंदौर में कोई टैक्स है क्या ऐसा। मैंने पता कराया, बोले वो नगर निगम के एक छोटे डॉक्यूमेंट में कहीं लिखा हुआ है। इनकी हालत इतनी खराब है, दुकानदारों के वहां जाके बोर्ड तोड़ रहे हैं कि तुमने तुम्हारी दुकान पे बोर्ड थोड़ा बड़ा लगाया है तो इसका टैक्स दो। तुमने तुम्हारी दुकान पे टैक्स लगाया है, बोर्ड लगाया है, इसका टैक्स दो। इसी हालत हो रखी है अभी इंदौर नगर निगम की। तो ऐसा ही है, अब सरकारें ये सभी मुफ्त योजनाएं लाती हैं तो बाद में कड़की होती है और फिर जबरदस्ती वसूली होती है और काम ढंग से होते नहीं। हाँ, तो ये लाडली बहना योजना है तो बहुत बड़ा, वो तो 50,000 करोड़ रुपए का कार्यक्रम है, वो बहुत बड़ा बजट है उसका। ठीक है, अभी आप लोग जा सकते हैं, किसी को इंडिविजुअली कोई बात पूछनी हो तो आप पूछ लें फिर। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।